नमस्कार, बिग टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। आज हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका विभाग जनता के लिए क्या कुछ नवाचार के बारे में सोच रहा है और अभी तक जो योजनाएं लाई गई हैं उसका जनता को कितना फायदा मिल रहा है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका डंग साहब हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। और शुरुआत में करना चाहूंगी आपके ही डिपार्टमेंट की बात से, आपके विभाग से जुड़े हुए, क्योंकि अगर देखा जाए अभी हालिया कैबिनेट में जो फैसला हुआ सोलर प्लांट को लेकर कि सरकारी इमारतों पर इसे लगाया जाए, और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि इसकी ज़रूरत भी अब ज़्यादा महसूस होने लगी है। लोगों को आप प्रेरित कर रहे हैं, किसानों को सरकार जो है वो 30% तक मदद की भी बात कर रही है। तो ये जो आइडिया है कितना लग रहा है आपको कि काम करने वाला है? बिल्कुल सही है। मोदी जी ने जो सपना देखा है कि हमारा पूरा भारत वर्ष आत्मनिर्भर बने, उसमें ही हमारा मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब जी के नेतृत्व में हमारे विभाग के द्वारा आत्मनिर्भर की जो बनने की जो परिकल्पना है उसको पूरा करने के लिए लगातार हमारा विभाग आगे काम कर रहा है। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से सोलर पे हम काम कर रहे हैं तो मुझे गर्व होता है कि जब से मंत्री पद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से इस पद पे मेरे को भेजा है, और मेरा मानना है कि जो लगातार काम हो रहे हैं तो इसमें हमें ये कहते हुए बड़ा गर्व है कि आने वाले दिनों में अगर 50% की भागीदारी ऊर्जा में अगर होगी तो हमारे विभाग की होगी। वो भी वर्तमान में जैसे हम अभी कैबिनेट में एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हुआ है कुसुम सी जो हम ला रहे हैं, उसमें एक जो किसानों के लिए हम कहते हैं कि आय को दुगनी करेंगे। उसमें किसान अपनी खेती तो करता ही है, उसके अलावा अगर सोलर में भी वो अपने हाथ आजमाना चाहता है तो उसमें एक फीडर को हम सोलराइजेशन करने का एक जो पूरा प्रोग्राम दिया है, उसमें अगर कोई किसान अगर चाहता है कि मैं खुद इसमें अपने एक ठेका लेकर उसमें अगर अपने हाथ आजमाएं तो एक उद्योगपति की भूमिका में भी एक किसान आ सकता है। और इसमें भी एक कुसुम सी जो अभी हमारे कैबिनेट में उसमें फैसले लेने में एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसान को 8 घंटे लाइट दिन में उपलब्ध हो पाएगी। उसमें 30% सब्सिडी केंद्र सरकार हमें उपलब्ध कराएगी। ज़मीन अगर आपके पास नहीं है तो लीज पे दी जाएगी। ऐसे कई प्रकार के जो फैसले अभी उनको सुविधा के तौर पे दिए हैं तो अभी हमारे कैबिनेट में लिए हैं उसको। तो इसे मैं इस जो आपने अभी जानकारी दी है इसे इससे भी जोड़ दें कि आपने और आपकी सरकार ने ये तय किया है कि आप किसानों की आय 2022 में दोगुनी करेंगे। आपने कहा कि किसानों को इससे कहीं ना कहीं उद्योग से भी जोड़ा जाएगा, तो ये एक दूसरा रास्ता निकल रहा है किसानों की मदद का और उनको आत्मनिर्भर बनाने का। जी बिल्कुल। इसमें क्या होगा कि इसमें करीब 5,000 करोड़ का निवेश होगा। इसमें करीब 1,75,000 पंपों को हम इस पूरे प्लांट से जोड़ेंगे, और जब प्लांट लगते हैं तो कई व्यक्तियों को इसमें रोजगार प्राप्त होता है। 5,000 अगर करोड़ का निवेश आ रहा है तो कहीं ना कहीं निवेश को बड़ा मिलेगा। हमारे युवा लड़के जो हैं, युवा लड़के उसमें उनको रोजगार प्राप्त होगा। और आने वाले दिनों में हमारा एक और नया कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग के कारण मतलब हमारी जो प्लेटें बनती है सोलर प्लेटें, उसको भी निर्माण अगर हम मध्य प्रदेश में कर पाए तो इसके पर भी हमारा आगे कदम बढ़ाने की पूरी कोशिश है, तो इससे रोजगार भी प्राप्त होगा। सोलर प्लांट को लेकर अगर हम बात करें, निजी घरों पर भी लोग इसे लगा रहे हैं, लोग इसमें रुचि भी दिखा रहे हैं, लेकिन अगर उनको लेकर रियायत की बात करें तो इसके बारे में भी कुछ सोचा गया है? अभी हमारे रेस्को मॉडल जो रूफटॉप एक योजना है जिसमें रेस्को मॉडल के माध्यम से उसको हम जितनी भी शासकीय बिल्डिंग है उस पर हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं, और कई शासकीय बिल्डिंगों पर रूफटॉप हमारे जो सोलर प्लेटें लग चुकी है। और अगर हम प्राइवेट की बात करें तो कोई भी व्यक्ति अगर डिस्को मतलब एमपीबी में अगर आवेदन देता है उसमें केंद्र सरकार द्वारा उनको सब्सिडी दी जाती है। और लगातार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं या होटल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, जो व्यक्ति अगर अप्लाई करेगा तो सब्सिडी भी हमारी तरफ से दी जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। और अगर वो अप्लाई करा तो हम शीघ्र ही उसको सोलर प्लांट लगा के हम तो ये बेनिफिट सिर्फ कमर्शियल ही रहेगा या अगर हम घर पर भी चाहते हैं तो इसका फायदा उस पर भी मिल सकता है? इसमें आपका कैपेसिटी कितनी है, कितने मेगावाट मतलब कितने उसका मेगावाट का लगाना है तो आपके ऊपर, आप चाहें तो आपके छोटे घर में भी लग सकती है, बड़े अगर बंगले हैं उस पर भी लग सकता है, होटल्स पे भी लग सकते हैं। तो आप चाहें वहाँ पर आप अप्लाई करें तो आपको ये लगाने का हम सुविधा देंगे।
रीवा की बात करें, सबसे बड़ा प्लांट है, और इसके आगे क्योंकि जैसा शुरुआत में आपने कहा कि थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बिजली संकट को लेकर, और इसमें आपका विभाग जो काम कर रहा है वो आगे बहुत मददगार साबित होगा, तो क्या और भी कहीं बड़े प्लांट लगाने को लेकर भी काम कुछ चल रहा है या ऐसी कोई सोच है अभी? जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अभी एक और आप पर्यावरण की भी बात अगर इसमें जोड़ लें तो सोलर से हम पर्यावरण को भी बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रीवा प्लांट जो हमारा है 750 मेगावाट का है। आज हमें गर्व ये कहते हुए गर्व होता है कि वो प्लांट से जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट था, आज जब एग्रीमेंट हुआ तो उसमें हम मेट्रो जो दिल्ली की सप्लाई जा रही है तो वो भी उससे मेट्रो भी वहाँ पर चल रही है। और उसी आगे बढ़ते हुए हमने अभी नीमच, आगर, शाहजहाँपुर करीब 1500 मेगावाट का प्लांट की स्वीकृति हो गई और उसके कार्य प्रारंभ होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसी के प्रकार छतरपुर है, मुरैना है, ऐसे प्लांट हम करीब 1500 मेगावाट के वहाँ पर लगाने जा रहे हैं। और एक ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर पार्क की अगर बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा पार्क जो पानी की सतह पर सोलर फ्लोटिंग जो पार्क है वो 600 मेगावाट का हम ओंकारेश्वर में लगाने जा रहे हैं। उसके टेंडर भी अभी 1 महीने के अंदर खुल जाएंगे और 23 तक वो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा काम हम वो करने जा रहे हैं। ओंकारेश्वर में आपने फ्लोटिंग पैनल का जो आइडिया लेकर आया, क्या इसे और भी कहीं एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचा जा रहा है? उसमें क्या होता है कि एक जो पानी का जो भाव होता है वो 1 फीट ऊपर नीचे ज़्यादा, उससे ज़्यादा अगर नीचे जाता तो वहाँ पर परेशानी आती है। इसलिए हमारी जो ओंकारेश्वर में है उसका जो सर्वे हुआ उपयुक्त जगह वहाँ पर पाई गई है। और अगर कोई आता है तो उस पर भी हम इसके आगे कार्रवाई करेंगे। विभाग में और कोई नवाचार को लेकर अभी कुछ आइडियाज हैं जिन पर काम हो रहा है जिससे कि मदद मिल सके, या फिर आगे भी कुछ अलग देखने को मिल सके? हमारे विभाग में अभी कुसुम ए, कुसुम बी और कुसुम सी, ये 3 प्रकार की योजना है। कुसुम ए में अभी हमने जहाँ पर बंजर भूमि थी, जब किसानों को अनुपयोगी जमीन थी, वहाँ पर भी टेंडर करे हैं। और अभी करीब हमारे 300 मेगावाट के लिए टेंडर हुए थे, उसको बढ़ाकर हमने 500 कर दिए हैं। एक कोई भी किसान या कोई व्यक्ति अगर उद्योग क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहे तो कुसुम ए के माध्यम से होता है। कुसुम बी जो किसानों को पंप दिए जा रहे हैं उसके भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये कुसुम सी है, ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है। और आने वाले दिनों में हम इसको कैसे बढ़ा सकें, अभी हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सोलर को जितना अच्छा हो सके, जितनी तेजी से बढ़ा सकें, ये हमें आदेश दिए हैं मुख्यमंत्री। देखिए, बिजली का संकट है, हवा भी दूषित है और पानी का भी प्रॉब्लम जो है वो भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये विभाग आपसे जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं जानना चाहूंगी कि इसे भी ठीक करने के लिए कोई कार्य योजना है जिस पर काम हो रहा हो? अपना अपने पर्यावरण को अपन को बिल्कुल बचा के रखना है तो सोलर की तरफ अपन को जाना पड़ा है। आज अगर कोयले की बात आती है तो कोयले में जो थोड़ी कमी अभी पेशी आ रही है, खैर वो तो पूरी होगी, पर अपन इससे बचना चाहते हैं। कार्बन को से अगर जो कहीं ना कहीं परेशानी आती है उससे बचना चाहते हैं तो सोलर की तरफ अपन को आना पड़ेगा। और हमारा विभाग लगातार इस पे काम कर रहा है और कई जगह हमने चिन्हित करी है जिससे हम पर्यावरण को भी बचा पाएंगे और ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम आगे कदम बढ़ा पाएंगे। आपने कहा कि अगर लोगों को समझ में आती है बात या लोगों को जागरूक किया जाए, एक ऐप आपके विभाग ने शुरू किया था, उस ऐप के बारे में अगर हम बात करें, ऐप ऊषा, कितना उससे फायदा मिला, मदद मिली? क्योंकि लोगों को साक्षर किया जा सके, ऊर्जा के बारे में जानकारी दी जा सके, ये कोशिश थी, लेकिन क्या वो मेहनत, वो प्रयास रंग ला पाया? जी बिल्कुल। अभी तक हम कॉलेज तक सीमित थे। कॉलेज के बच्चों को ऐप के बारे में अभी तो ऐप तो हमने प्रारंभ करा है। उसके साक्षरता के माध्यम से हम विद्युत का प्रबंधन और बचत करना हमारा 2 महत्वपूर्ण कार्य था। अगर प्रबंधन कर लेते हैं, अगर अपन आज यहाँ पर बैठे हैं, अगर अपना इंटरव्यू समाप्त होता है और उसके बाद ये लाइटें बंद हो जाती हैं और उसको हम उसकी बचत करते हैं तो प्रबंधन और बचत करना हम 2 ही अभी सिखा रहे हैं। और ऐप के माध्यम से भी अगर कोई व्यक्ति अपना लोड करेगा तो उसको पूरा इसके बारे में जानकारी, इसकी ट्रेनिंग, इसका पूरा जानकारी उपलब्ध होगी। तो मैं मानता हूं कि उषा के माध्यम से, जो बचत के माध्यम से जो हमने ऐप चालू करा है, उसका उपयोग सब करें और अपनी ऊर्जा को बचाएं, क्योंकि ये आने वाले दिनों में, आने वाले भविष्य के लिए हमारे लिए सार्थक होगा। चलिए, ये तो रही आपके विभाग की बात। अब मैं थोड़ा सियासत का रुख करती हूँ और आपसे अगर आपका एक स्टेटमेंट जो मुझे याद आ रहा है, आपने कहा था कि टिकट उसी को मिलना चाहिए जो गाय पाले।
तो गाय अगर हम देखें तो सियासत में बहुत ही ऐसा एक केंद्र बिंदु सा हो गया है। हालांकि धर्म भी इसमें बीच बीच में आता रहता है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट था ये सियासत से प्रेरित था या आपका गाय को पालने और उसके प्रेम से प्रेरित? गाय शब्द खाली गाय तक सीमित नहीं। एक तो हमें जो जन्म देती है वो माँ है, जिस धरती पे जन्म लिया वो भारत माँ है, एक हम जिसको देवी मानते हैं वो दुर्गा माँ है, और एक हमारी गौ माता है। और हम अगर माँ के शब्द लेते ही हमें एक एहसास होता है कि अपनापन। और गाय को अगर माता मानते हैं तो खाली जय कार्य तक सीमित ना रहें, खाली जय जय बोल दें कि गौ माता की जय हो, उसके लिए सभी को कदम बढ़ाना चाहिए। और मेरी लगातार विगत कई सालों से इस पे विधानसभा में मैंने कई बार अपनी आवाज़ उठाई है, और इसमें गौशाला खोलने से लेकर हर व्यक्ति को अपनी क्या भूमिका होना चाहिए, इस पे मैंने कुछ बातें वहाँ पर पहले भी रखी है। और आज भी मेरा मानना है कि किसान अगर गाय की बात करते हैं, और किसान का फर्ज भी बनता है, और मेरा तो इस पर एक नियम बनाने का ये भी एक पॉइंट है कि अगर जो किसान अपनी ज़मीन को क्रय विक्रय करता है तभी उसकी ज़मीन क्रय विक्रय हो जब वो गाय पाले। अगर नहीं पालता तो उसकी ज़मीन क्रय विक्रय होना बंद हो जाना चाहिए। और जितने भी हमारे जैसे जो नेता गाय की बात करते हैं तो एक प्रावधान ये भी आना चाहिए कि पंच हो, सरपंच हो, जिला पंचायत सदस्य हो, विधायक, सांसद, जितने भी नगर पालिका के अध्यक्ष जो भी चुनाव लड़े, अगर गौ माता पाले तो ही चुनाव लड़ने का अधिकार हो, नहीं तो उसका फार्म रिजेक्ट कर देना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत मांग है। चलिए, गाय पालने पर आप जोर दे रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए सरकार ये कह रही है कि जो गाय पाले अगर वो बाद में दूध नहीं देती है या अगर वो उस तरह से इस्तेमाल नहीं हो रही है तो भी उसकी देखरेख करना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि सरकार तो प्रयास कर रही है, लोगों को इसमें थोड़ा और जागरूक होने की जरूरत है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, शिवराज सिंह जी चौहान साहब को, कि उन्होंने अभी एक 5 एकड़ अगर आपके पास जमीन है और 1 एकड़ प्राकृतिक अगर आप खेती करते हैं तो उसमें आपको प्रति माह गाय पालने के लिए जो राशि तय की गई है उसमें मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि 900 रुपये प्रति माह जो गाय के लिए देने के लिए कहा है, ये अपना आप में बहुत बड़ा कदम है। अगर किसान इसमें अपनी तरफ ध्यान देते हैं तो जो जहर अपन खाद के माध्यम से जो दूसरे खाद की वजह से फसल बिगड़ जाती है, हम अगर प्राकृतिक जो गौ माता का खाद बनता है गोबर से, उसको अगर डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपका फसल भी अच्छी होगी, सब्जियां अच्छी होगी, और 900 रुपये प्रति माह आपके खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उनके लिए इस घोषणा के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। सुवासरा की अगर बात करें, जनता की बात करें, जनप्रिय आप नेता हैं और वहाँ के लिए आपने काफ़ी कुछ अच्छे काम किए। एक जब पानी लाने की बात थी, चंबल का पानी आप खेतों तक लेकर आए और उसके बाद लोगों ने उसे काफ़ी सराहा भी। तो ऐसे आगे और क्या सुवासरा के लिए आपने प्लान कर रखा है ताकि लोगों को फ़ायदा मिल सके? मैं पहले तो आपके माध्यम से सुवासरा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगातार इतना प्यार जो जनता वहाँ पर देती है, सरपंच से लेके आज तक जितना प्यार उन्होंने दिया है और जितना वहाँ के लिए मैं कर सकूँ उतना कम है। और मैं मानता हूँ कि जब चंबल मैया हमारे जो विधानसभा है वो बिल्कुल सेंटर में है, आधा विधानसभा उधर है, आधा विधानसभा इधर है। कई सालों से हम चंबल मैया के पानी को देखते थे और प्रार्थना करते कि चंबल मैया हमारे खेतों पर आओ। तो ये सपना जब मेरे राजनीति में मैंने देखा कि कभी मौका मिला तो चंबल का पानी खेतों तक आ जाए। मैं शिवराज सिंह जी चौहान साहब को यहाँ पर भी धन्यवाद दूंगा कि जब मैं विपक्ष का विधायक था तो उसके बाद भी उन्होंने 1650 करोड़ की योजना सुवासरा शामगढ़ सिंचाई योजना उन्होंने दी थी। अभी उसका 70 से 75% कार्य पूरा हो चुका है और आने वाले दिनों में चंबल का पानी वहाँ पर पहुँचेगा। जब कांग्रेस की सरकार आई तो यही बात मेरे मन में थी कि जो आधा विधानसभा और बचा है उसमें भी ये पहुँच जाए। तो 15 महीने में कोई सफलता नहीं मिली। जब सरकार फिर शिवराज सिंह जी चौहान साहब की आई, उसमें लगातार प्रयास करता रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कि सबसे बड़ी योजना 2374 करोड़ की योजना चंबल का पानी सीतामऊ क्यामपुर के प्रत्येक खेत पर पहुंचेगा, वो स्वीकृति हुई। वो दिन मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा दिन था। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। और रही विकास की बात तो हमारे यहाँ पर कॉलेज हो गए हैं, खेल मैदान बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, मतलब जितने विकास के बड़े बड़े काम होने थे वो सब हो रहे हैं। और लगातार ये तो प्रक्रिया है कि विकास होते रहें
नहीं, और आगे बिल्कुल बढ़ते ठीक है। रहें। आपने कहा कि आपका एक सपना था जो पूरा हुआ। एक और सपना जो आपने देखा है कि अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाना है, उनके विकास की बात करना है, उस वर्ग को आगे लेकर जाना है। अभी क्या लगता है कि कितना कुछ और करना बाकी है? इसमें देखो, भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग की चिंता करती है, और जिस प्रकार से अभी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने हर वर्ग के लिए जो करा है, चाहे वो पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सामान्य हो, हर वर्ग के लिए और आदिवासी समाज के लिए लगातार जिस प्रकार से राशन उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था गाड़ी के द्वारा की गई है, या आप तो जिस भी अगर किसी भी समुदाय की बात करें तो सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ में लेके जो चलने की भावना है वो शिवराज सिंह जी चौहान साहब में है, और हमारी सरकार उस पर खरी उतर रही है। अब अगर बात की जाए सिर्फ आपके निजी जीवन की, आपको खेलों से काफी लगाव है। देखा था हमने जब एक चैंपियनशिप हुई थी विधायक कप ट्रॉफी का आयोजन, आप खुद वहां पहुंचे थे, आपने दो हाथ आजमाए थे कबड्डी में। तो खेलों से अब भी आप कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि जितना बिजी आपका शेड्यूल है ऐसा पॉसिबल कम हो पाता होगा, लेकिन फिर भी आप क्या वक्त देते हैं खुद को इसके लिए? जी, ये जो आपने पुरानी याद दिला दी। कॉलेज के टाइम पे स्कूल और कॉलेज में मैं लगातार स्पोर्ट्स, चाहे वो कबड्डी हो, खो खो हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट, हॉकी, ये सब में कहीं ना कहीं लगातार ये कॉलेज में भी खेलने का मौका मिला, और कई बार कैप्टनशिप भी करी है। और जैसे ही अब राजनीति में आने के बाद टाइम कम मिलता है, मैं दोस्तों के साथ वॉलीबॉल भी वहाँ पर स्वास्थ्य में बहुत खेलता हूँ, और जब भी टाइम मिलता है तो वॉलीबॉल खेलने के लिए दो हाथ करने पड़ते हैं। और अभी कबड्डी का भी जो अभी मैच हुआ था उसमें भी आपके माध्यम से ही आपने सबको दिखाया कि कबड्डी भी खेलने का शौक है। तो एक स्वस्थ शरीर के लिए आपको एक स्पोर्ट्समैन होना जरूरी है, और जीवन में जिसके में खेल है तो कहीं ना कहीं वो स्पीड से आगे चलता है, और उसका दिमाग भी कहीं ना कहीं अच्छे कामों में आगे बढ़ता है। स्पीड से आगे तो चलता है, विपक्ष भी इस वक्त स्पीड से आगे आने की कोशिश कर रहा है, पुराने मुद्दों को सामने लाया जा रहा है। कमलनाथ जी अभी से किसान कार्ड की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर वापस सत्ता में आते हैं तो अन्नदाता का कर्ज फिर माफ करेंगे। क्या लगता है ये एक फॉर्मूला कांग्रेस का काम करेगा फिर से? देखो, गिनती मेरी विधानसभा में राहुल गांधी जी आए थे पिपलिया मंडी में, और उन्होंने वहां गिनती गिनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा। किसानों ने भरोसा करा, हमने भी खूब बोला कि कर्जा माफ होगा, और 10 दिन के बाद लगातार 15 महीने हो गए, उसमें रंग बिरंगे फार्म आपने भरवा लिए। जिनके जो छोटे मोटे थे वो तो आपने बिल कहाँ से, जो भी अगर थोड़े बहुत अगर आप कह रहे हो कि माफ करें, सोसाइटी में जो उनका रुपया जमा था उसको आपने उसमें खर्चा नामा कर दिया और वहीं कर दिया। मैं शिवराज जी को धन्यवाद दूंगा कि 800 करोड़ रुपए जो आप बताते कि हमने माफ करे, वो 800 करोड़ रुपए शिवराज जी ने सोसाइटी में जमा कराए। और जो आपकी सरकार जिनको 10 दिन में करना था, आपने एक तो किसानों का कर्जा जो बकाया रह गया वो माफ नहीं करा, उनका ब्याज आज तक किसान भुगत रहे हैं। मैं शिवराज जी को फिर, आप कहेंगे बार बार क्यों धन्यवाद दे रहे हैं, कि उनके काम, उन्होंने फिर ब्याज की गठरी अगर उतारने का काम करा है तो शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने, जो पात्र किसान थे उनको डिफॉल्टर करने का काम करा है तो कमलनाथ जी ने करा है। तो इसलिए किसानों के बारे में वो पुरानी पेंशन का फॉर्मूला भी अपनाने की बात कही जा रही है। कमलनाथ जी कह रहे हैं अगर सरकार में आते हैं तो पुरानी पेंशन लागू करने की बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, यहाँ पर सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने किया है। तो एक जो बात बार बार कही जाती है कि जहां कांग्रेस सरकार में है वहां पहले करके दिखाए, तो आपको लगता है इसका असर दिख सकता है? नहीं, ये देखो, ये मांग कब से चली आ रही है, ये घोषणाएं कांग्रेस कर सकती है और बीजेपी वो है जो कहती है वो करके दिखाती है। इसलिए कांग्रेस ने पहले कहा था कि हम भत्ता देंगे 4,000 रुपये महीना की बच्चों युवाओं को, आज तक किसी को दिया। स्कूटी देंगे, ये हम स्व सहायता समूह, हमारे उधर, आपके इधर समूह बोलते हैं, हमारे इधर ग्रामीण क्षेत्र में उसको शंभू बोलते हैं, कि शंभू माफ करेंगे, शंभू माफ करेंगे। वो आज तक न तो महिलाओं का समूह माफ हुआ है, ना युवाओं को रोजगार भत्ता मिला है, ना बच्चियों को स्कूटी मिली है। और तो और उन्होंने संबल योजना बंद करने का जो पाप कांग्रेस ने करा है, इसलिए उनकी बातें खाली बातें हैं और घोषणा तक सीमित है। और भारतीय जनता पार्टी इस काम को
जो भी कहती है वो करके दिखा सकती है। ठीक है, आपका कहना है कि कांग्रेस अपना पुराना घोषणा पत्र रिपीट करने के बारे में सोच रही है, लेकिन कुछ बातें हैं जो कांग्रेस कर रही है। अभी हालिया ये कहा गया था कि कुछ ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो भाजपा के संपर्क में हैं और भाजपा के कुछ ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के संपर्क में हैं। तो आरोप लगाया जा रहा है फिर से खरीद फरोख्त का। तो आपको लगता है कि ये जो आरोप है ये जनता के मन पर असर करेगा, क्योंकि पिछली बार भी ये काफी गूंजा था? चलो, सरकारों में तो जब सरकार इनकी गिरी थी इन्होंने खूब आरोप लगाए थे, खूब ये कहा था ऐसा कर लिया वैसा। उसके बाद लगातार जो सिलसिला चला है, आपकी सरकार बनने के बाद भी, गिरने के बाद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भी लगातार कांग्रेस के कई कार्यकर्ता अब लगातार बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। आज अभी आष्टा में कल की बात है, परसों की बात है, 100 कार्यकर्ता जो उनका प्रत्याशी वो खुद आ गए। तो अब कांग्रेस की तरफ जो कहीं ना कहीं रुझान पहले किसी जमाने में हुआ करता था, पर आज ग्राउंड में देखेंगे तो कांग्रेस खत्म हो चुकी है, ये गुटों में बढ़ चुकी है। ये उसका गुट, ये लाख एक कमरे में बैठ के मीटिंग कर ले, पर ये किसी व्यक्ति के नाम से ही वोट मांग सकते हैं। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी नेपाल में जाके जो करा है, और जब जिनके साथ वो खड़े हैं और जैसी पार्टियों में वो जा रहे हैं, तो सब पब्लिक देख रही है। आपको क्या लगता है? आप कमलनाथ जी कह रहे हैं कि वो पूरे एकजुटता के साथ सबको साथ लेकर आएंगे। दिग्विजय जी कह रहे हैं कि अगर एकजुट हो जाते हैं तो कांग्रेस कहीं हार नहीं सकती। अब एक पद को संभालने की बात कमलनाथ कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। 2018 में कांग्रेस में ऐसा हुआ था, आप भी उसके गवाह रहे, लेकिन अभी की स्थिति को देखते हुए क्या लगता है आपको, कमलनाथ जी का वो फॉर्मूला, वो मैनेजमेंट काम कर पाएगा? देखो, अभी उन्होंने एक पद का तो त्याग करा है बड़ी मुश्किल से, जो बातें सुन के सब ने उनको घेर के कहा कि एक पद तो कम से कम छोड़ें, तो उन्होंने दबाव में एक पद तो छोड़ा है। अब वो पद छोड़ने के बाद नकुल नाथ जी, उनके जो सपुत्र हैं, उनको उन्होंने धीरे से आगे कर दिया है। जब आज उनकी लालसा ये है कि ये सब पद हमारे जो कहते हैं ना परिवारवाद, जो कांग्रेस में लगातार वही सिस्टम लगातार चल रहा है, अब उन्होंने नकुल नाथ जी को आगे कर दिया। आज कहीं ना कहीं समिति बनाई है तो उनको भेजा। और भी कई युवा नेता हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि कमलनाथ जी को इस उम्र में थोड़ा सा त्याग करके खाली पार्टी का दिल्ली तक काम करें, और जो भोपाल में बैठे हैं उनके कई युवा चेहरे हैं, उनको अगर सामने लाएंगे तो कहीं ना कहीं संभल पाएंगे, नहीं तो अभी उनका जो मोह है उनको कम करना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है कि कमलनाथ जी का मोह ही है जिसकी वजह से वो मध्य प्रदेश छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, वापस सत्ता में आने का उन्होंने एक सपना पाल रखा है? नहीं, उनको आने नहीं देगा कोई, क्योंकि पता है कि अगर सब कांग्रेस से मिलकर उनको लाते हैं तो उनके आने वाली जो उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी और दोस्त हैं, उनकी पीढ़ियां तो कहीं ना कहीं दबेगी। तो आपस में इनकी गुटबाजी, जो कांग्रेस को तो मेरे से ज़्यादा कौन जानता है, इसलिए मैं जानता हूं कि इसमें सब कबीले में बटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस नीचे जो एक बूथ स्तर पे काम होना चाहिए, इनका जो संगठन है वो जीरो है, उसमें कोई काम करने लायक बचा नहीं है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर जो देश के विरोध में बयान देते हैं, जो कहीं ना कहीं एक समाज से दूसरे समाज का लड़ाने का काम करते हैं, वो जनता जानती है। इसलिए कांग्रेस अब सपने देखें, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में कांग्रेस का सुबड़ा साफ हुआ है, वही मध्य प्रदेश में यहाँ पर आपको नजर आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हरदीप सिंह जी, आपने हमसे ये चर्चा की और साथ ही आपके विभाग के बारे में भी आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग टॉक में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।